नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के बारे में। पार्किंसन की टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी प्रकार का हो सकता है। अक्सर हम जानते हैं कि पार्किंसन तब होता है जब कभी हमारे हाथ पैर कांपना शुरू करते हैं। तो हाँ, आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने टेस्ट के साथ, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट है पार्किंसन में और आपको ये जानना है कि पार्किंसन आपको है या नहीं है तो अच्छी बात, मगर अगर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अगर आपका हाथ स्टेबल है, हिल नहीं रहा है, काँप नहीं रहा है, तो आपको पार्किंसन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मगर अगर आपका हाथ इस तरह से काँपे जा रहा है, मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रोल है, हमारा ब्रेन का जो कंट्रोल है हमारी मसल्स पे, वो छूटता जा रहा है, हमारी बॉडी से छूटता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर में कंपन आनी शुरू हो रही है। ये जो काँपने वाला जो पार्किंसन होता है, ये 75% लोगों में देखने को मिलता है। यानी अगर किसी को पार्किंसन है, उनमें 75% ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में कंपन आएगी। मगर एक दूसरे टाइप का भी पार्किंसन होता है जिसमें हाथ पैर में कंपन नहीं आती, मगर दिक्कत क्या होती है वो है चलने में। अगर आप चल रहे हैं, पैर मुड़ जाता है, आगे या पीछे गिरने का आपको डर बना रहता है, बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, पूरी बॉडी लगता है कि गिरने वाली है, तो ये भी पार्किंसन का टाइप होता है। पार्किंसन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों में मिलती है, यंग लोगों में भी मिल सकती है, बच्चों में भी देखने को मिल सकती है, बट वो रेयर होती है। अब अगर पार्किंसन अगर हमें है या हमारे घर वालों को है, तो हमने क्या करना है, कैसे हम उनको बचा सकते हैं। क्योंकि पार्किंसन में एक और बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही होती है, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब चीज़ों को भूलने की आदत। हम चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। अब ये जो दिक्कतें सारी आ रही हैं, चाहे आपका हाथ पैर काँप रहा हो, चाहे आपका ढंग से चला ना जा रहा हो, या फिर आप चीज़ें भूल रहे हो, इसके पीछे जो रीज़न है वो है ब्रेन। ब्रेन में हो रहा नुकसान। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल देते हैं, एक करंट छोड़ते हैं जो हमारी नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। यानी अगर आप मेरा हाथ हिलते हुए देख रहे हैं तो बेसिकली ये कौन हिला रहा है? आपको लग रहा है कि मैं हिला रहा हूँ, बट नहीं, ये मेरा ब्रेन सिग्नल कर रहा है कि इस हाथ को इस तरह से मूव करो। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, कईयों की बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल वो स्टेबल खड़े रहते हैं। तो ये बेसिकली ब्रेन और कुछ ना कुछ अपना बिहेवियर होता है। अब अगर हमने इसे ठीक करना है, पार्किंसन को ठीक करना है, तो हमें कहीं न कहीं ब्रेन को ही ठीक करना पड़ेगा, या ब्रेन को नुकसान होने से रोकना पड़ेगा। क्योंकि पार्किंसन जो है वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी अपने आप बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। तो जितनी जल्दी हम इसकी पहचान कर लेते हैं, जितनी जल्दी इस पर हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, उतनी ही जल्दी हमें आराम अच्छा मिल जाता है, क्योंकि नुकसान कम हुआ होता है। नुकसान बढ़ जाएगा तो भरपाई भी मुश्किल होती चली जाएगी। अब ब्रेन को समझने की कोशिश करो कि ब्रेन को क्या चाहिए, ब्रेन किस चीज़ पे सर्वाइव करता है। तो ब्रेन सर्वाइव करता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पर और खाने पर। ये दो चीज़ें उसको अच्छी तरीके से देनी पड़ती हैं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी की मूवमेंट अच्छी हो, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं वो एक तरीके से पंप की तरह वर्क करती हैं। अब हमारी बॉडी में ब्लड पंप का काम तो हमारे हार्ट का है, ये हम सब जानते हैं, मगर हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है तो वो ब्लड की पंपिंग को अच्छा कर देती है। और ब्लड की पंपिंग अच्छी होने का मतलब ये है कि अच्छी मात्रा में ब्लड का ब्रेन तक जाना, यानी ब्रेन को ऑक्सीजन देना। क्योंकि 70% जो हम ऑक्सीजन हमारी ब्लड में होती है वो अकेले से ब्रेन कंज्यूम कर जाता है। वो इतना ज़्यादा काम कर रहा होता है, इतना ज़्यादा काम करने की वजह से उसको बीमारियां भी जल्दी लगने की चांसेस होती हैं अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाए। तो पहली चीज़, ओल्ड एज में हमारा हार्ट वीक होता है, पंपिंग हमारी स्लो हो सकती है। ब्रेन को सर्कुलेशन देने के लिए, ब्लड देने के लिए हमें थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए। मगर आप तो, हम जानते हैं कि पार्किंसन एक ओल्ड एज में हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम योगा कर सकते हैं, हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं। अब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए होता, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मसल मास की ज़रूरत नहीं है कि वेट उठाना है, नहीं करना। आप अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना एक्टिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही स्लो पार्किंसन आगे बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़ है खाना। हम क्या खा रहे हैं? अगर हम एक ओल्ड एज में अक्सर हम खाने में क्या खाते हैं? हम खाना बहुत सिंपल कर देते हैं। घिया, तोरी, टिंडा, सब्जियों पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है।
बात आपकी बिल्कुल सही है। मगर अगर हम अपने खाने को बदल रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी में और बीमारियाँ हैं, बीपी है, शुगर है, खाने को बदल रहे हैं, बट खाने में न्यूट्रिशन गायब है, उसमें विटामिन्स गायब है, मिनरल्स गायब है, या फिर हम कुछ सेट ले रहे हैं, यानी मान लो कि 100 विटामिन्स होते हैं या 100 न्यूट्रिशन जो बॉडी को है वो चाहिए होता है, उसमें से हम सिर्फ 70 लेते हैं, 30 किसी भी कारण से रह जाते हैं क्योंकि हम वो टाइप का खाना खाते ही नहीं हैं। तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज पैदा होनी शुरू होती हैं। अगर वो बॉडी में डेफिशिएंसी है यानी वो हमारे ब्रेन के लिए भी डेफिशिएंसी है, और रिजल्ट क्या होगा कि पार्किंसन स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेन अपने आप को भरपाई नहीं कर पा रहा, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने करना क्या है, हमने खाने को सुधारना है। तो खाने में जो आप चॉइसेस लगा के रखते हो उसे ख़त्म करो, खाना बैलेंस्ड करो। ठीक है, उसमें आप मीठे का, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखो, बट खाना अच्छा हाई वैल्यू न्यूट्रिशन वैल्यू का खाना खाओ। खाने को बदल बदल के खाओ। एक दिन पालक खाई है तो ये नहीं कि रोज़ पालक खानी है, नहीं। आप पालक खाइए, अगले दिन मेथी खाओ, उसके बाद आप गाजर खाओ, उसके बाद आप कुछ और खाओ, घिया तोरी खाओ, फिर उसका पेठा खाओ। इससे क्या होता है कि हर टाइप का न्यूट्रिशन बॉडी में जाता रहता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो खाने के अंदर थोड़ा सा नॉन वेज ऐड करके रखो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको हैवी ग्रेवी बनाओ या बटर चिकन खाओ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उसका सूप फॉर्म में ले लो। आपने कोई भी चिकन है, फिश है, उसका सूप लिया, आपकी बॉडी में जो ताकत चाहिए वो पहुंच जाती है। तो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए रिकवरी करना आसान होता है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस फूड के ज़्यादा होते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐड करें। दूध जो होता है वो कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि वो गाय से आ रहा होता है, भैंस से आ रहा होता है। अब जो गाय भैंस की बॉडी में न्यूट्रिशन गया वो ऑलमोस्ट सारा दूध में है, सिवाय एक चीज़ के, वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी को अगर हम एक तरफ कर दें तो 99% जो न्यूट्रिशन हमें हमारी बॉडी को चाहिए वो मिल्क से मिल रहा है। अब दूध से लेके कईयों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि गैस हो जाती है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पचता नहीं है गैस। तो सिंपल सा काम करो, उसके अंदर या तो हल्दी डाल लो या फिर उसमें इलायची का पाउडर डाल लो। जो दिक्कत आपको महसूस हो रही है वो नहीं होगी। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप उसकी कोई प्रिपरेशन ले सकते हो। जो दिक्कत हमें दूध से होती है वो हमें खीर से नहीं होती। जो दिक्कत हमें दूध से होती है वो हमें दूध एंड ओट्स से नहीं होती। तो दूध को किसी और फॉर्म में अपने खाने में ऐड करने की कोशिश करो। दूध से दिक्कत हो रही है तो पनीर से नहीं हो रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, तो पनीर फॉर्म में आप दूध को ले सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी बॉडी में ले जाने के लिए। मगर ये फिर भी सफिशिएंट नहीं रहता। जितने भी पेशेंट वेजिटेरियन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 और विटामिन डी अक्सर डेफिशिएंट देखने को मिलता है। हम सब केसेस पे नहीं, बट अक्सर। अब इसको पूरा करने के लिए अगर आपको टेस्ट करवाओ पहले, तो अगर डेफिशिएंट है तो उसे पूरा करो, क्योंकि बॉडी के अंदर सारे विटामिन एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन माइक्रो लेवल तक पूरे होने चाहिए। ये खाने से ही आएंगे, क्योंकि मैं आपको जितनी मर्जी मेडिसिन एडवाइस करता रहूँ वो कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाएगी। तो हमने इन चीज़ों को पूरा करना है पहले। तो इन चीज़ों को हमने पहले पूरा करना है। अब चलते हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इससे सिर्फ पार्किंसन स्लो डाउन होने वाला है, मगर वो रुकने वाला नहीं है, ना ही वो रिवर्स होने वाला है। तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनकी रिकवरी को समझने की कोशिश करो। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो रिकवरी करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी से, यानी वो अपने अंदर साइनेप्सिस को बढ़ाते हैं। अब अक्सर डॉक्टर, जो दूसरे डॉक्टर्स में से बात करते हैं, तो हम अक्सर बात करते हैं कि एक ओल्ड एज में 60-70 साल में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकता है। मैं उनसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या 70 साल में क्या हमारे जख्म नहीं बढ़ते हैं, क्या टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ती नहीं हैं? कहते हैं जुड़ती तो है, स्किन भी बढ़ती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे मान लिया कि ये ब्रेन के अंदर नहीं हो सकता? ब्रेन करता है, ठीक है, बूढ़ा हो चुका है, स्लो करेगा, बट वो करेगा तो सही। मान लो कि अगर आपको 10 का नुकसान हो रहा है, अगर 7 की रिकवरी हो रही है, मगर फिर भी आपने रिकवरी तो की ना। इससे अगर आपका पार्किंसन रुकता नहीं है तो स्लो डाउन तो हो जाता है। आपकी एज एक लिमिट तक ही होती है, 80-90, इससे ऊपर मैक्सिमम लोग नहीं जा पाते हैं। तो 80-90 तक का जो आपका टाइम स्पेन रह गया है, कम से कम वो तो स्मूथ हो, उसमें आपको किसी पे डिपेंडेंट तो ना होना पड़े। इतना ही तो हमें फ़ायदा चाहिए पार्किंसन के अंदर। तो वो चीज़ हमें हेल्प करती है मेडिसिन के साथ। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, उनसे बात करो, उनसे समझो कि किस तरह से हम पार्किंसन को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से उसके सिम्टम्स को हम दबा सकते हैं, और किस तरह से दोबारा से जब तक हमारी लाइफ है हम अच्छे तरीके से चल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं आगे जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।